हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, कितने अनुसूची हैं और उस अनुसूची में क्या क्या बात कही गई है, ये सभी के बारे में हम लोग आज सबसे पहले फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे ताकि एक अच्छी समझ विकसित हो सके। तो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, विदेशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, जैसे अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है और जापान से क्या लिया गया है। ये सभी के बारे में हम लोग कल डिटेल से पढ़ चुके हैं और साथ में ही एक वन लाइनर टेस्ट या कहिए या फिर उसको कहिए कि एक सेट भी लगा चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पढ़ने में और ज़्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब संविधान बना था तो उस समय टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 था। जब संविधान बना था तो उस समय टोटल अनुच्छेद की संख्या जो था 395 था और अनुसूची की संख्या 8 था। अनुसूची की संख्या 8 था, लेकिन आज जब वर्तमान में जो अनुसूची हो गया है वो 12 हो गया है। वर्तमान में कितना हो गया अनुसूची की संख्या? 12। तो क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है कि मूल संविधान मतलब जो बना था, जब लागू हुआ था संविधान, तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितने थे? तो 8 गो। और अभी वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है। अब ये अनुसूची कौन कौन है, किस अनुसूची में क्या क्या बात कहा गया है, तो चलिए उसको बारे में हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में कहता है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और इसमें देखिए कोष्ठ में लिखा है 29 राज्य। तो ये 29 राज्य पहले था जब जम्मू और कश्मीर जो था वो विघटित नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि अब जम्मू कश्मीर विघटित हो चुका है तो 29 राज्य ना आकर के 28 राज्य आएगा। कितना राज्य आएगा? 28 राज्य। और संघ शासित क्षेत्र जो पहले 7 गो लिखा था, अब ये 7 ना आकर के ये 2 गो और ऐड हो जाएगा, 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो राज्य कितने होंगे? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? 9। तो पहला में क्या है? तो पहला में हम लोग मोटा तौर पर कह सकते हैं कि प्रथम अनुसूची में जो है भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है भारत। क्या है? एक राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला हो गया। इसी में नोट में लिखा है कि 69वें संशोधन द्वारा राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसको दर्जा दिया गया था। तो किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 69वें संशोधन के द्वारा। तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना था? तो भारत का राजधानी 1912 में बना था। घोषणा कब किया गया था दिल्ली राजधानी बनने का? तो 1911 में घोषणा किया गया था। ये जो 1911 में जो घोषणा किया गया था, ये 1911 में एक सभा का आयोजन किया गया था। जॉर्ज परचम और मेरी के स्वागत में जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। उसी में यह निर्णय लिया गया था कि जो भारत की राजधानी है उसे कोलकाता से हटा करके कहाँ लाया जाए? तो दिल्ली लाया जाए। तो 69वां संशोधन के तहत हुआ था। 69वां संशोधन के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो उस समय राजधानी, लेकिन इसका दिल्ली राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संशोधन के तहत। ये क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। तो प्रथम अनुसूची में क्या हम लोग पढ़े कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 गो राज्य है और 9 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। द्वितीय अनुसूची में कहता है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे
राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन, प्राप्त होने वाले क्या क्या वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ में है कुछ नहीं, बहुत चीज़ लंबा खाली करके दे दिया है। इसको हम लोग याद एक लाइन में करेंगे। क्या करेंगे, जैसे अब देखिए कुछ आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। तो यदि मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, तो जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, वो सबसे पहले क्या देखते हैं, कितने सीट हैं, ये चीज़ देखता है, कितना सीट है, कितना एज है, और उसके साथ साथ ये भी देखता है कि इसमें कितना वेतन मिलेगा, कितना वेतन मिलेगा। तो सबसे पहले क्या देखा कि कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले फॉर्म भराने से पहले ही इन लोग ने अपना वेतन देख लिया कि कितना वेतन मिलेगा। उसके बाद फॉर्म भरा, तो फिर एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद बहुत से प्रक्रिया होने के गुजरने के बाद उसको अंततः मान लीजिए किसी नौकरी में उसे जॉब मिला, तब वहाँ जाएगा तो शपथ ग्रहण करेगा। क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले वो क्या देखा, वेतन देखा, उसके बाद शपथ ग्रहण किया। तो 2 में वेतन आप डायरेक्ट याद ऐसे रखिए, एक भारतीय राज्यों का संघ है, केंद्र भारत राज्यों का संघ है, और 2 में आप डायरेक्ट वेतन याद रखें, 2 वेतन, 3 शपथ। अब किसका किसका वेतन और किसका किसका शपथ, तो आप सभी चीज़ को वेतन में बोल सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, आपको बोले तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गया, ये जितने हैं सभी का वेतन हो गया किसमें, 2 में। और 3 में वही सब जो विभिन्न पदाधिकारी है, जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और 3 में क्या है वही सब जो अधिकारी है उनका क्या हो जाएगा, शपथ ग्रहण दिया जाएगा। तो इतना आपको लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, 2 में डायरेक्ट आप याद रखिए। इसके जगह पर आप डायरेक्ट याद रखिए वेतन, इसके जगह पर डायरेक्ट आप याद रखिए वेतन, और इसके जगह पर डायरेक्ट आप याद रखेंगे शपथ। अब किसका वेतन किसका शपथ तो आप खुद से समझ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी का वेतन और यही सभी का शपथ। तो 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, 2 में क्या है, वेतन, 3 में क्या है, शपथ ग्रहण, पहले वेतन तब शपथ ग्रहण। चलिए 3 अनुसूची हो गया। चौथा अनुसूची में कह रहा है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी कि राज्यसभा, इसको आप याद रखिए कि राज्यसभा के सीट का बंटवारा, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब प्रतिनिधि के रूप में आदमी को अधिकार दिया जाएगा। तो अधिकार दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वहाँ राज्यसभा का जो सीट है उसमें बंटवारा होगा। मान लीजिए कि किसी को आप आमंत्रण किए, 10 पहले से 10 आदमी किसी समिति में रहता था, और फिर आप आमंत्रण किए व्यक्ति को और 15 गो व्यक्ति को बुला दिए, तो कहीं ना कहीं जो इनका अधिकार था, जो इनका सीट था, उनके सीट में तो बंटवारा हुआ, 5 गो व्यक्ति और ऐड हुआ, तो कहीं ना कहीं तो इनके बंटवारा हुआ। तो बंटवारा हुआ तो कैसे बंटवारा हुआ, तो प्रतिनिधित्व हम किए, इनका प्रतिनिधित्व किए तो बंटवारा हुआ। तो वही कह रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, एक मतलब कि राज्यसभा के सीट का बंटवारा किया गया है। तो अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा के सीट का बंटवारा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, या फिर आप याद रखें कि राज्यसभा में सीट का बंटवारा किया गया है। अब 5 नंबर अनुसूची जो है, 5वां अनुसूची जो है, उसमें कह रहा है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो इसमें आप हिंदी न याद करके आप ऐसे रखिए कि एसी और एसटी,
एसी और एसटी के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पांचवें अनुसूची में क्या रहेंगे, पांचवा अनुसूची एसी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो फिर हम इक्वल करते हैं, एक में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, 2 वेतन, 3 शपथ, 4 तो राज्यसभा के सीट का बंटवारा या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, 5 एसी एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। और छठा में क्या है, तो छठा में देखिए इसमें भी एसी एसटी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, जनजाति मतलब एसी एसटी। तो ये बोल रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में क्या है, तो एसी एंड एसटी के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। तो प्रशासन के बारे में प्रावधान है, तो छठा में क्या हो जाएगा, तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में एसी एसटी का। 5 और 6 में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। 5 में डायरेक्ट आप बोलेंगे कि एसी एवं एसटी का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, और छठा आप जो है इसमें विशेष राज्य है जो असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ये सभी 4 राज्य में एसी और एसटी के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो ये छठी अनुसूची हो गया। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में 3 गो सूची आता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची आता है। तो पहले तो आप यही याद रखिए, हिंदी याद करने से बढ़िया, कि बोलेगा कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो तीनों सूची का उल्लेख है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या है, तो तीनों सूची का उल्लेख है। फर्स्ट संघ सूची, सेकंड राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों भी कानून क्या कर सकता है, बना सकता है। ये चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, लेकिन इस वीडियो में इसके बारे में कुछ डिटेल भी आगे देख सकते हैं, इसमें देखेंगे। तो 7वीं अनुसूची में एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 7वीं अनुसूची बोल रहा है कि इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। केंद्र एवं राज्य के बीच जो शक्ति बंटवारा है, तो कभी भी शक्ति का बंटवारा सूची के रूप में ही होता है। जैसे संघ सूची हो गया तो बोलेगा कि केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सरकार इसमें कानून नहीं बनाता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। जैसे राज्य सूची होगा तो राज्य सरकार बनाता है, और केंद्र के बारे में तो यहाँ केंद्र और राज्य के बीच कहीं ना कहीं शक्ति का विभाजन किया गया। समवर्ती सूची, ये दोनों भी शक्ति का विभाजन करता है। तो ये बोल रहा है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे बारे में दिया गया है, तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार का उल्लेख है। शुल्क और कर लगाने का जो अधिकार है उसका उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूची, बोले 3 सूचियाँ हैं, कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, संघ सूची। संघ सूची क्या है, तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ मतलब संघ, केंद्र में, संघ मतलब होता है केंद्र में। तो संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संविधान के जब लागू हुआ था संविधान, तो उस समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनमें 100 विषय हो गया, यानी 3 विषय और इंक्लूड हो गया है। तो संघ सूची क्या है, तो संघ मतलब आप केंद्र समझें। संघ मतलब क्या होता है, केंद्र होता है। तो केंद्र यदि आप समझें तो संघ सूची पर जो विषय दिया होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और संविधान के जब लागू हुआ था तो उस समय एक संघ सूची में 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। कभी कभी ये चीज़ दे सकता है कि कभी कभी ये क्वेश्चन देता भी है कि जनगणना जो है वो किस सूची के तहत आता है, तो जनगणना संघ सूची के तहत आता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य सूची। संघ सूची, राज्य सूची। तो आप राज्य सूची पढ़ेंगे ही तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये राज्य के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका आप खुद से याद रख सकते हैं कि राज्य सूची में जो दिया गया विषय होता है उस पर कौन कानून बनाता है, तो राज्य सरकार कानून बनाता है। कौन बनाता है, राज्य सरकार
कानून बनाता है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन इसमें जब राष्ट्र हित से जुड़ा रहेगा तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन जनरली क्या होता है कि इसमें राज्य सरकार ही कानून बनाता है। जब राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है तो केंद्र सरकार भी बना सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो बनाएगी ही, लेकिन ये जरूरी है कि राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जब संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में 66 विषय थे, जो अब वर्तमान में 5 घट करके -5 घट करके अब हो गया है 61। तो संघ सूची में क्या हो गया, 3 बढ़ गया, 97 से 100 हो गया, लेकिन राज्य सूची में 66 से 61 हो गया, 5 और घट गया। अब देखिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है, तो समवर्ती मतलब होता है एक, देखिए एक हम लोग संघ पढ़ लिए, एक हम लोग राज्य पढ़ लिए, और समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। तो इसके अंतर्गत दिए गए से विषय पर जो है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। तो ये जो समवर्ती सूची आ गया, तो इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के यदि विषय समान हो, कानून के विषय समान हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। देखिए कह रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, ठीक है, लेकिन यदि दोनों का जो कानून है, कानून का जो विषय है, दोनों के कानून का जो विषय है यदि समान रहेगा तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना रही है, और दोनों का जो है जो टॉपिक है ना, यानी कानून के विषय है वो दोनों का समान है, दोनों का क्या है, समान है। तो केंद्र सरकार द्वारा कानून जो बनाया गया है वही मान्य होगा, और राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया था वो केंद्र सरकार जब कानून बना रहा था तो उसी समय उसको क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। समवर्ती सूची में कितना विषय थे, 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है, 52 विषय है। चलिए, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के संबंध में नहीं था, लेकिन अब चूंकि जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया तो वो भी एक जनरल स्टेट की तरह हो गया है, तो वहाँ भी अब समवर्ती सूची का प्रावधान लागू हो जाएगा। चलिए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख है, और हमारे संविधान में टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। टोटल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ये जो 22 भाषा है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। तो कितना भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन बाद में संशोधन के तहत कुछ जो भाषाएं हैं उन्हें जोड़ा गया है। तो कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया उसको देखिए। तो 21वां संशोधन 1967, 21वां संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। तो बोल सकता है इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएगा कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में। किस भाषा को जोड़ा गया था, तो सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 71वां संशोधन 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कमीनी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, कमीनी को, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कमीने बोल दीजिए, कहने चला गया। 71वां संविधान संशोधन आप लिख दीजिए कमीने को जोड़ा गया। जो कमीना आदमी है उसको जोड़ा गया कौन सा संशोधन में, तो इसको जोड़ा गया था 71वां संशोधन और 1992 में। किसको जोड़ा गया था 71वां संशोधन 1992 में, कमीना को। अब बोलिएगा कि ये कमीना क्या है, तो आप क से याद रखिए कोंकणी, ये जो कोंकणी है, क से कोंकणी, मी से मणिपुरी और ने से नेपाली। तो आपको
आसानी से याद हो जाएगा कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में है, जो उसे कमीनी को जोड़ा गया है। कमीनी मतलब क मतलब कोंकणी, मी मतलब मणिपुरी और ने मतलब नेपाली। और 92वां संशोधन 2003 और 92वां संशोधन 2003 के तहत कौन कौन सा जो शब्द को जोड़ा गया है, तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसको 2-4 बार आप पढ़िए, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ऐसे आप 4 बार पढ़िए तो ये चीज़ आपका याद हो जाएगा। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषा का उल्लेख है। पहले कितना संविधान जब लागू हुआ था तो पहले कितना भाषा था, तो 14 भाषा था, लेकिन वर्तमान में कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। और कौन कौन से भाषा को बाद में जोड़ा गया है, तो 21वां संशोधन जब 1967 में हुआ था तो उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। 71वां संशोधन जब 1992 में हुआ था तो कमीनी को जोड़ा गया था, कमीने को जोड़ा गया था। कमीने मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। और जो 92वां संशोधन 2003 में हुआ था उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कहता है कि संविधान में यह अनुसूची प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इससे आपका 1-2 क्वेश्चन निकल के आता है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 को हुआ था। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बनता है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समाप्ति के समाप्ति बोला है, यहाँ संपत्ति होता है, समाप्ति नहीं संपत्ति। संपत्ति क्या होता है, संपत्ति होता है। तो बोल रहा है कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है कि संपत्ति का जो अधिग्रहण है उसे किस प्रकार से हम ग्रहण करेंगे, उसी का उल्लेख किया गया है, किस किस विधि से करेंगे। तो संपत्ति के अधिग्रहण की जो विधि का उल्लेख किया गया है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित न्यायालय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और जो 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित विषय है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। तो इसमें क्या क्या हम देखें कि पहला संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार संपत्ति को अधिग्रहण किया जाएगा, उसके विधि का उल्लेख किया गया है। या इसमें 9 में आप एक चीज़ और पढ़ सकते हैं कि भूमि सुधार, कहीं कहीं भूमि सुधार भी देता है, भूमि सुधार। तो भूमि सुधार जो है वो अनुसूची 9 में है। तो भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची में जो विषय है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित सम्मिलित कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकी, परंतु 11 जनवरी 2017 जब 11 जनवरी 2007 को क्या हुआ कि एक संविधान पीठ के एक निर्णय हुआ जिसके द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित विषय है उसको कानून के आधार पर, किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकती है। अभी तक तो यही मान्य था कि जो 9वीं अनुसूची में जो कानून है उस पर कोई वाद विवाद नहीं किया जाएगा, लेकिन 11 जनवरी 2007 को एक संविधान पीठ हुआ जिसके निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को, 9वीं अनुसूची में जो कोई भी कानून है उसको इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तब उच्चतम न्यायालय क्या करेगा कि इस कानूनों का समीक्षा कर सकता है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार है, या राज्य सरकार द्वारा, या राज्य सरकार नहीं कर सकते हैं, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है।
10वीं अनुसूची जो है उसको 52वां संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। उसको 9वीं अनुसूची को पहली संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों को उल्लेख किया गया था। दल बदल किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यह अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं जो अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय, इसमें पंचायती राज, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया? पंचायती राज। तो यह भी कह सकता है कि 11वां जो अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख किया गया? तो पंचायती राज का। कब इंक्लूड किया गया? तो 73वां संशोधन 1993 में। और एक लास्ट देख लेते हैं जल्दी से, 12वीं अनुसूची। यह जो है 74वां संशोधन 1993 के द्वारा, दोनों संशोधन जो है 93 में ही हुआ था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। इसमें कितने विषय हैं? 18 गो। तो ये डायरेक्ट भी देता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 18 गो। 11वीं में कितने विषय है? तो 29 गो। 11वीं में पंचायती राज है और 12वीं में जो है नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। 12वीं में किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिका का। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं पूरा। तो पहला अनुसूची क्या कहता है? तो पहला में जो है राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें अब वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 में क्या है? तो वेतन है। 3 में क्या है? शपथ ग्रहण है। 4 में क्या है? तो राज्यसभा के सीट का बंटवारा है। 5 में क्या है? तो SC ST के जो प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। 6 में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में SC ST के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। 7 में क्या है? तो 7 में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे के बारे में दिया गया है इसमें वर्णन, या तीनों जो सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या किया गया है? तो भूमि सुधार कह सकते हैं या संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज है से संबंधित है और इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और इसमें 18 विषय प्रदान किए गए। तो ये रहा मेरा अनुसूची से संबंधित एक फैक्ट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्ट्स कुछ समझ आए होंगे और इसको समझ में आने के बाद एक 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेने से पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में फिट हो जाता है। तो चलिए हम अब लोग 1 लाइनर के पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर अग्रसर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं संविधान की अनुसूची के 1 लाइनर पेज पर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन अनुसूची से पूछता है और उसका जवाब किस तरह से दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी अनुसूची है? तो कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जबकि मूल संविधान में कितने अनुसूची था? तो 8 अनुसूची था। ये तो हम लोग पढ़े। चलिए इसके बाद देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा, संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कुल कितने अनुसूची थी? ये थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, तो जहीं थी लग गया तो ये मतलब पहले वाला पूछ रहा है। तो कितना था? तो 8 गो था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में, अंतिम रूप से पारित या मूल संविधान में कितना थी? तो 8 गो थी। अब मूल संविधान देखिए जोड़िए दिया, यहाँ दे दिया क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितना था? तो 8 गो था। ये सभी एक ही क्वेश्चन अभी तक चल रहा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो पहला संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था, ये हम लोग पढ़े। और 52वां संशोधन अधिनियम 1985 के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? पंचायती राज को। तो ये जो है पंचायती राज किस में है? 11 में। 74वां संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें नगर पालिका संबंधित प्रावधान है।
संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन। तो आप डायरेक्ट वेतन याद रखिए। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख जो किया गया है, यानी कि भारत राज्यों का संघ या राज्यों का संघ है, तो ये किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। अब इसको पढ़िएगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। आप लास्ट में देखिए यहाँ वेतन के रूप में कह रहा है, तो वेतन किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ। तो हम पढ़े थे कि 2 में वेतन है और 3 में शपथ है। पहले वेतन तब शपथ। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है? यानी कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, या ये इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि राज्यसभा के सीट का बंटवारा। तो राज्यसभा के सीट का जो बंटवारा किया जाता है वो चौथी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रमुख बंद किससे है? तो भारत के जो संविधान है वो 6ठी अनुसूची है। तो उसमें आप देखेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में SC/ST के प्रशासन संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये जितने भी राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये सभी के सभी उत्तर पूर्व भारत में है। ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपको एक ऐसे जो होता है मैप, तो इस तरह जो करके होता है, तो ये साइड जो यहाँ पर जो राज्य पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक के, इसमें आपका असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय पड़ता है इधर। तो वही जो है आपका उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का स्वायत्तता देता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। पहले कितना था? 14, अब कितना हो गया? 22। तो 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची देखिए, उलट के क्वेश्चन दिया, वहाँ भाषा दिया, यहाँ अनुसूची पूछ रहा है और भाषा पूछ रहा है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषाओं के साथ। कितने भाषाओं के साथ? 22 भाषाओं के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में। लेकिन जो 11 जनवरी 2007 के तहत एक निर्णय लिया गया, उसे भी इसको चुनौती दिया जा सकता है जब उस उच्चतम न्यायालय को यह लगेगा कि यह मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसको आप एक अलग क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो इसको किस राज्य को जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया तमिलनाडु। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो आप याद रखें 12 अनुसूची है। दल बदल 10 है 10 और 10 है दल बदल। आपको इस तरह से भी याद करना है कि 10 है 10 है और 10 है दल बदल है, तो दल बदल 10। 21 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये कैसे संबंधित है? दल बदल से। 10 है 10 और 10 है दल बदल। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो आपको केवल 4 याद रखना है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ये 4 को छोड़कर जितने भी राज्य आएंगे वो नहीं होगा। जैसे मणिपुर, ये मणिपुर इसलिए देता है कि आप मिजोरम और मेघालय और मणिपुर ये तीनों में कन्फ्यूज हो सके, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। मिजोरम और मेघालय में लागू होता है जबकि मणिपुर में लागू नहीं होता है। संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधित प्रावधान किया गया। तो नगर पालिका को उल्लेख किस में किया गया? 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नाम एवं की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो पहला, जितना भी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र बोला गया, तो आप समझिए कि वो अनुसूची 1 के बारे में कह रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित होती है। प्रथम संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? 1951 में। यदि भारत संघ को देखिए, भारत संघ दे दिया तो आप मार दीजिए क्या? फर्स्ट अनुसूची। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है?
चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या राज्यसभा के सीट का बंटवारा, ये क्या है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 5वीं में है। 5वीं में है कि SC/ST के प्रावधान है किया गया है प्रशासन का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो 8 से जितने भी ऊपर है, पहले देखिए हम 8 क्यों लिए, कह रहा है कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो 8वीं अनुसूची 14 आप लीजिए, 14 के जितने भी ऊपर जोड़ा गया है, जैसे 14 गो भाषा के जितने भी ऊपर जोड़ा गया है, 8 गो भाषा, उसको यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, हम लोग उल्टा समझ रहे हैं। देखिए होता क्या है कि प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितना था, 8 गो, लेकिन बाद में और कितना जोड़ा गया, 4 गो, अभी कितना है, 12 गो। तो बोलेगा कि कौन जोड़ा गया है, अभी नहीं जोड़ा गया है, नया नहीं जोड़ा गया है, तो 8 गो नहीं जोड़ा गया है, फर्स्ट से लेकर के 8 तक नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जो लास्ट वाला 4 जो है 9, 10, 11 और 12, ये सभी जोड़ा गया है, नया जोड़ा गया अनुसूची है। तो ये चीज़ ही कह रहा था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान की अनुसूची में कौन सी दल बदल विरोधी कानून प्राप्त करता है, तो दल बदल 10 दल और 10 है 10, तो दल बदल 10। तो ये रहा आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट 1 लीनियर क्वेश्चन। यदि आप फैक्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो 1 लीनियर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है उसको लगाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगा। जिस तरह से बताए हैं उस तरह से यदि आप समझ सके तो ये रहा आज के मेरा वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का चैप्टर पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।